नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं, जेनरेटिव एआई। हमारे पास जेनरेटिव एआई रचनात्मक संभावनाएं ट्यूटोरियल से कुछ अहम जानकारी हैं और हमारा मकसद है कि हम इस तकनीक की बुनियाद को समझें, ये कैसे काम करती है और हाँ, इसके जो हैरान करने वाले इस्तेमाल हैं उन पर भी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जेनरेटिव एआई आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो शाखा है जो नया डेटा बनाने पर फोकस करती है। नया डेटा मतलब? हाँ, ऐसा डेटा जो उसने पहले देखे हुए डेटा जैसा ही हो, मतलब बिल्कुल नया कंटेंट। जैसे जो पारंपरिक एआई मॉडल होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं या चीजों को अलग अलग वर्गों में डालते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन वगैरह जी। लेकिन ये जेनरेटिव मॉडल्स ये असल में कुछ नया रचते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। अच्छा, तो ये सीखते कैसे हैं? मतलब ये नया बनाते कैसे हैं? इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि ये मॉडल बहुत बड़े डेटा सेट से पैटर्न सीखते हैं। पैटर्न। हाँ, और फिर उन्हीं पैटर्न, उन्हीं विशेषताओं का इस्तेमाल करके नए उदाहरण बना देते हैं। जैसे वो चैटबॉट्स होते हैं, हाँ। वो बिल्कुल इंसानों की तरह लिख देते हैं। बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है। या फिर वो एआई आर्ट जनरेटर जो अनोखी तस्वीरें बना देते हैं। अरे हाँ, वो तो आजकल बहुत चल रहा है। जी, तो ये सब जनरेटिव एआई का ही कमाल है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये कैसे काम करती है अंदर से? हाँ, ये वाकई में काफी दिलचस्प है। ये मॉडल असल में एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर चलते हैं। ये क्या करते हैं? कि जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना, उसमें छिपे हुए पैटर्न ढूंढते हैं। ट्रेनिंग डेटा मतलब? जैसे लाखों तस्वीरें या टेक्स्ट। बिल्कुल, लाखों टेक्स्ट दस्तावेज हो सकते हैं या तस्वीरें या संगीत। ये इन बड़े डेटा सेट्स को स्टडी करते हैं और सीखते हैं कि संभावनाएं क्या हैं, संरचनाएं कैसी होती हैं। जैसे टेक्स्ट के लिए ये सीखते हैं कि शब्द और वाक्य आम तौर पर कैसे जुड़ते हैं, भाषा का फ्लो कैसा होता है। अच्छा, मतलब ये भाषा का व्याकरण और स्टाइल सीख लेते हैं एक तरह से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और फिर जब इन्हें कोई प्रॉम्प्ट मतलब कोई निर्देश दिया जाता है, हाँ, तो ये अपनी सीखी हुई समझ का इस्तेमाल करके एकदम नया और अक्सर बहुत यथार्थवादी रियलिस्टिक आउटपुट तैयार करते हैं। कमाल है। इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? आपने एल्गोरिदम कहा। जी हाँ, कई तरीके हैं। कुछ पॉपुलर तरीकों में गैन्स आते हैं। गैन्स वो क्या है? जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। इसमें दो नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। एक नेटवर्क जनरेटर डेटा बनाने की कोशिश करता है और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर ये जांचता है कि वो असली है या नकली। अच्छा, कंपटीशन जैसा। बिल्कुल, और जनरेटर तब तक बेहतर होता जाता है जब तक वो डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ ना बना दे। नतीजा, बहुत ही असली दिखने वाला डेटा। दिलचस्प। और आपने एलएलएम्स का भी जिक्र सुना है शायद, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जी हाँ, LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये भी बहुत शक्तिशाली हैं, खासकर टेक्स्ट जनरेशन के लिए। इनको बहुत बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। कितना ज्यादा? मतलब समझ लीजिए इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा। और इनका मुख्य काम होता है अगले शब्द का अंदाजा लगाना। अगले शब्द का? हाँ, इसी क्षमता की वजह से ये इतने स्वाभाविक तरीके से, इतने प्रवाह के साथ इंसानों जैसा टेक्स्ट लिख पाते हैं, चाहे वो ईमेल हो, कोड हो या कोई कहानी। तो ये गैन्स और एलएलएम्स जैसे मॉडल ही हैं जो ये सब कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ एक और सवाल आता है, जेनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में क्या फर्क है? आपने डिस्क्रिमिनेटर का जिक्र किया था गैन्स में। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी अंतर है समझने के लिए। देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल का काम है पहचानना, वर्गीकरण करना। वो सीखते हैं कि अलग अलग तरह के डेटा में अंतर कैसे करें। जैसे ये बताना कि तस्वीर बिल्ली की है या कुत्ते की। अच्छा, मतलब लेबल लगाना। बिल्कुल, वो इनपुट डेटा को पहले से तय श्रेणियों में डालते हैं। लेकिन जेनरेटिव मॉडल, जैसा हमने कहा, वो डेटा बनाना सीखते हैं। वो डेटा के अंदर का पैटर्न, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क है, बल्कि ये कि एक असली बिल्ली की तस्वीर में पिक्सेल्स आमतौर पर कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। और इसी समझ के आधार पर वो बिल्कुल नए डेटा पॉइंट बना सकते हैं। जैसे ऐसी बिल्ली की तस्वीर बनाना जो दुनिया में है ही नहीं। समझ गया। तो सीधा सीधा कहें तो डिस्क्रिमिनेटिव पहचानता है और जेनरेटिव कल्पना करता है, रचता है। बिल्कुल सही, यही मूल अंतर है।
और इसी रचने की क्षमता की वजह से इसके इस्तेमाल भी बहुत सारे होंगे फिर तो। जी हाँ, बिल्कुल। जेनरेटिव एआई कई क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है, सच में। जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन में देखें, हमारे पास चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स हैं जो निबंध लिख सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, यहाँ तक कि कविताएं भी। हाँ, ये तो बहुत सुना है। फिर इमेज जनरेशन में डाली जैसे टूल हैं। आप बस टेक्स्ट में बताइए कि क्या चाहिए और वो तस्वीर बना देगा। हाँ, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर। ये संगीत बनाने में मदद कर रहा है, वीडियो प्रोडक्शन में, गेम डेवलपमेंट में, यहाँ तक कि शिक्षा में भी। कमाल है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होंगी। नैतिक सवाल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी शक्ति के साथ गंभीर नैतिक चिंताएं भी हैं। एक बड़ा मुद्दा है पूर्वाग्रह, यानी बायस। एआई मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा में मौजूद बायस सीख लेते हैं। मतलब अगर डेटा में किसी तरह का सामाजिक पूर्वाग्रह है तो एआई के आउटपुट में भी वो झलक सकता है। टेक्स्ट या इमेज में रूढ़िवादिता आ सकती है। ये तो खतरनाक हो सकता है। जी, और फिर गलत सूचना का खतरा है। डीप फेक वीडियोस या एआई द्वारा लिखे गए नकली समाचार लेख, इनकी मदद से गलत जानकारी फैलाना बहुत आसान हो सकता है। हाँ, डीप फेक तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। फिर साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट के सवाल भी उठते हैं। अगर एआई ने कुछ बनाया है तो उसका मालिक कौन है? क्या ये ओरिजिनल वर्क माना जाएगा? ये तो मुश्किल सवाल है। हाँ, और रचनात्मक काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि हम इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे सुनिश्चित करें? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें नियम बनाने होंगे, गाइडलाइंस बनानी होंगी। पारदर्शिता बहुत जरूरी है कि एआई कैसे काम कर रहा है, किस डेटा पर ट्रेन हुआ है। तो हमने देखा कि जेनरेटिव एआई आज टेक्नोलॉजी के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। ये कला बनाने से लेकर लेख लिखने और संगीत रचने तक अनगिनत रचनात्मक संभावनाएं खोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने बात की, इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ इस्तेमाल करना होगा। पूर्वाग्रह, गलत सूचना और स्वामित्व जैसे मुद्दों पर हमें बहुत सावधानी से विचार करने की जरूरत है। तो कुल मिला के ये एक शक्तिशाली टूल है जिसके फायदे भी हैं और खतरे भी। जी हाँ, और ये तकनीक अभी विकसित हो रही है, तो ये बहस और भी जरूरी हो जाती है। तो आज की बातचीत का सार क्या है? यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जैसे जैसे एआई कंटेंट बनाने में और बेहतर होता जा रहा है, भविष्य में इंसानी रचनात्मकता या ओरिजिनल क्रिएटिविटी का क्या मतलब रह जाएगा, इस पर सोचने की जरूरत है।